गुड इवनिंग गाइस, मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ राम आइस में। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप एकदम बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो क्लास है वो विशेषण और क्रिया विशेषण पर रहने वाली है। इसके बारे में आपको पता होगा कि ये जो हमारी क्लास है ये नेट जेआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से है, यानी कि एनटीए यूजीसी नेट के बारे में है। और इस क्लास के अंतर्गत यानी कि ये जो हमारी क्लास है ये हमारी 5th क्लास है। हमने इसके सिलेबस के बारे में बात करी थी। हमने देखा था कि जो आपके पेपर होते हैं नेट जेआरएफ के अंतर्गत, तो 2 पेपर होते हैं और जो फर्स्ट पेपर होता है वो आपका जनरल स्टडीज से होता है और जो सेकंड पेपर होता है वो आपका सब्जेक्ट से होता है। सब्जेक्ट का मतलब जो है यहाँ पर जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होता है तो वो सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है। तो उन सब्जेक्ट में से जो हमारा हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य जो सब्जेक्ट होता है तो उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य के अंतर्गत ये जो हमारी क्लास है वो 5th क्लास है। ठीक है, और यहाँ पर जो आज हम बात करने वाले हैं वो विशेषण और क्रिया विशेषण के बारे में बात करने वाले हैं। हमने देखा था लास्ट क्लास में संज्ञा और सर्वनाम के बारे में। संज्ञा और सर्वनाम के अंतर्गत हमने देखा था संज्ञा क्या होती है और सर्वनाम क्या होते हैं। आज जो हम देखने वाले हैं वो विशेषण और क्रिया विशेषण के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमने ये भी बात करी थी कि जो आपका हिंदी साहित्य सब्जेक्ट है, हिंदी साहित्य में जो पेपर होते हैं वो टोटल जो है हमने सिलेबस में देखा था कि 10 यूनिट होते हैं। 10 यूनिट में से जो आपकी पहली यूनिट है, पहली यूनिट के अंतर्गत ये जो हम बात कर रहे हैं, हमने ये देखा था कि जितने भी आपकी यूनिट हैं तो जैसे ये यूनिट वाइज जैसे हम खत्म करते जाएंगे, इससे संबंधित जो भी चीजें हैं, जैसे हम यहाँ पर जो है पहली यूनिट के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे ये इसके बाद जो है हमारी लास्ट क्लास होगी वो संवैधानिक स्थिति पर होगी फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत। तो इससे संबंधित जितने भी आपके प्रश्न बनते हैं, जितने भी आपके प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं तो उनके बारे में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और फिर जो है वो जो सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट के अंतर्गत जो चीजें पूछी जाती हैं तो उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं विशेषण के बारे में। विशेषण क्या होता है? संज्ञा के बारे में हमने देखा था कि किसी व्यक्ति, स्थान तथा वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर किसी व्यक्ति का स्थान हो सकता है, किसी वस्तु का स्थान किसी वस्तु का नाम हो सकता है और किसी स्थान का नाम हो सकता है। ठीक है, तो वो वहां पर गया है वो संज्ञा है। और सर्वनाम के बारे में हमने देखा था कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये सबको पता होगा क्योंकि ये जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण है वो हम स्कूल टाइम से ही पढ़ते चले आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विशेषण के बारे में। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण वह विकारी पद है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे हम यहाँ पर किसी मनुष्य के बारे में बात करते हैं या फिर किसी के रंग के बारे में हम बात करते हैं तो हम बोल देते हैं जैसे काला है, पीला है, नीला है, हरा है, ऐसे जो हम बात कर लेते हैं, लाल है, ऐसे मतलब कोई भी कलर हो सकता है यहाँ पर। जैसे हम किसी मनुष्य के बारे में बात करते हैं तो बोलते हैं कि लंबा है, मोटा है, ऐसे जो हम बात करते हैं, काला है, गोरा है, ये जो हम बात करते हैं तो वो क्या है? वहां पर हम उसकी उस मनुष्य की हम विशेषता बतला रहे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और याद रखना है कि यहाँ पर जो हमने काला, नीला और ये जो हमने बात करी तो यहाँ पर अच्छाई से नहीं है, मतलब आगे जो हम देखने वाले हैं गुण, इसके जो प्रकारों के बारे में जो हम बात करने वाले हैं तो वहां पर इनके प्रकारों में यानी कि इनके जो विशेषण के जो भेद होते हैं, इनमें जो गुणवाचक विशेषण होता है तो इसमें हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो गुणवाचक विशेषण का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि किसी की अच्छाई बताई जा रही है, जबकि यहाँ पर अच्छाई न बता करके क्या किया जा रहा है? उसकी जो है विशेषता बतलाई जा रही है। ठीक है, तो इसको हम आगे देखने वाले हैं। तो यह समझ में आ गया होगा कि विशेषण क्या होता है, विशेषण किसे कहते हैं। अब जो है हम विशेषण के प्रकारों के बारे में यानी कि भेदों के बारे में बात करने वाले हैं। विशेषण के जो है वो मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं।
चार प्रकार होते हैं। पहला जो है गुणवाचक विशेषण, पहला जो है गुणवाचक विशेषण, और सेकंड जो है वो सार्वनामिक विशेषण। इनको जो है हम एक एक करके देखेंगे। और थर्ड जो है वो है परिणामबोधक विशेषण, और फोर्थ जो है वो है संख्यावाचक विशेषण। ये जो चार प्रकार के विशेषण है ना, तो हम इनको एक एक करके देखेंगे, और कुछ विशेषण इनके अंतर्गत भी आते हैं, तो इनको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम विशेषण के बारे में, विशेषण के बारे में अगर हम बात करें, गुणवाचक विशेषण के बारे में अगर हम बात करें, तो जो विशेषण संज्ञा के गुणों की विशेषता बतलाते हैं, संज्ञा के गुणों के मतलब यहाँ पर हो गया जैसे किसी के रंग, आकार, स्थान, काल की जो विशेषता बतलाते हैं, तो वो क्या है, वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो गुण है हमने बात करी है कि यहाँ पर जो हम गुण की बात कर रहे हैं, गुण की जो हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो गुण का अर्थ है विशेषता से है। जो हम यहाँ पर गुण की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर गुण का अर्थ जो है वो विशेषता से है, जबकि अच्छाई से नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे हम बात करें, मोटा हो गया, पतला हो गया, बुरा, ऊंचा, नीचा, काला, पुराना, ये जो है ये क्या है, ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, तो ये हमने बात करी गुणवाचक विशेषण के बारे में। अगला जो है वो है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, वे शब्द, सार्वनामिक विशेषण वे विशेषण जो अपने सार्वनामिक रूप में ही संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं। ठीक है, जो संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे हम उदाहरण में देखें, कितने लंबे हो तुम, अपनी दुनिया में रहो, तुम्हारी स्थिति कैसी है, तो ये जो है ये क्या कर रहे हैं, ये संज्ञा की विशेषता बतला रहे हैं। यहाँ पर जो हमने देखा कितने लंबे हो तुम, तो यहाँ पर जो ये कितने हैं, और अपनी दुनिया में रहो, यहाँ पर जो अपनी है, और तुम्हारी स्थिति कैसी है, तो यहाँ पर जो ये तुम्हारी है यानी कि कितने, अपनी और तुम्हारी, ये जो क्या है, ये सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, और ये जो सार्वनामिक विशेषण होते हैं, तो ये इनके भी चार प्रकार होते हैं, इनके भी चार उपभेद होते हैं। कौन कौन से, निश्चयवाचक विशेषण हो गया, जैसे निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, और संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब ये देखिए अनिश्चयवाचक जो सार्वनामिक विशेषण है, तो जैसे कोई किताब, तो यहाँ पर अनिश्चय का मतलब क्या है, कोई भी चीज है जिसके बारे में हमें मतलब निश्चय नहीं है, या फिर पूरी तरीके से हमें पता नहीं है। जैसे हम कोई भी बात करते हैं, शायद ऐसा हुआ होगा, हमें वहां पर उस चीज के बारे में पूरी तरीके से मतलब हम वहां पर क्या कंफ्यूज रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, अनिश्चयवाचक विशेषण, जैसे कोई किताब, तो यहाँ पर हमें ये तो पता नहीं है कि प्रॉपर कौन सी किताब है। यहाँ पर जैसे कोई चीज दो, कोई वस्तु दो, ठीक है, तो वो क्या है, वो अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। इसी तरीके से निश्चयवाचक विशेषण की बात करें, तो निश्चयवाचक विशेषण जो है वह किताब दो, यहाँ पर जो चीज है, मतलब किसी के बारे में अगर हम बात करें, तो वहां पर हम पूरे उससे कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई चीज दो, उसके बारे में हमें पता है कि ये चीज दो तुम। ठीक है, तो यहाँ पर वह किताब दो। ठीक है, यहाँ पर निश्चयात्मकता का बोध हो रहा है। अब जो है प्रश्नवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, कौन सी किताब चाहिए, यहाँ पर यानी कि प्रश्नवाचक का मतलब ही क्या है, यहाँ पर इससे हमें समझ जाना चाहिए कि प्रश्नवाचक का मतलब क्या होता है, कि प्रश्न किया जा रहा होगा, है ना। तो प्रश्नवाचक विशेषण में जैसे कौन सी किताब चाहिए, कौन सी ऐसी तुम्हें चीज चाहिए, तो ये यहाँ पर क्या है, ये उससे प्रश्न किया जा रहा है ना। और जो फोर्थ है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण में जैसे जो कल मांगी थी वही दो, जो कल मांगी थी वही दो। ठीक है, तो ये जो है ये सार्वनामिक विशेषण हमने देखा। सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत हमने देखा कि इसके चार उपभेद होते हैं। चार उपभेद में से निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण और संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। अब जो हमारा अगला है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण
और जो फोर्थ है संख्यावाचक विशेषण, और थर्ड जो है वो परिणाम बोधक विशेषण। थर्ड जो है वो परिणाम बोधक जो विशेषण है, परिणाम बोधक विशेषण, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो परिणाम बोधक विशेषण जो होते हैं ये वे विशेषण होते हैं जो विशेष के रूप में कोई द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं, ठीक है। और ये जो परिणाम बोधक जो विशेषण होते हैं तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसके भी दो उपभेद होते हैं, इसके भी दो उपभेद होते हैं। कौन कौन से? निश्चय परिणाम बोधक और अनिश्चय परिणाम बोधक। हमने अभी देखा था कि निश्चय जो सर्वनामिक विशेषण और अनिश्चित सर्वनामिक विशेषण के बारे में हमने बात करी थी। तो यहाँ पर निश्चित और अनिश्चित जो है इसके बारे में आपको पता होगा, इसको आपको समझ में आ रहा होगा कि निश्चित और अनिश्चित का मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है। तो परिणाम बोधक विशेषण ये वे विशेषण प्रायः तब आते हैं जब विशेष के रूप में कोई द्रव्यवाचक संज्ञा हो, ठीक है। निश्चित परिणाम बोधक विशेषण में जैसे 1 मीटर कपड़ा दो। निश्चित का मतलब अभी हमने देखा कि किसी भी चीज के बारे में अगर बात करी जाती है तो उसके बारे में हमें क्या है, पता है कि इतनी चीजें दो, इतनी मतलब हम पूरे उससे कह रहे होते हैं, मतलब हमें पूरा पता होता है उसके बारे में कि कोई भी चीज जैसे चाहिए है तो जैसे 1 kg हमें मतलब कोई भी चीज ऐसी दो, और जैसे जो भी चीज के बारे में हम बात करते हैं, 1 पेन दो, 1 किताब दो, ये जो भी हम बात करते हैं तो वो क्या है, वो निश्चय परिणाम बोधक विशेषण है। अब जो अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण है, जैसे थोड़ा पानी पिलाओ, यहाँ पर अनिश्चित का मतलब क्या है, यहाँ पर हम कंफ्यूज्ड, मतलब यहाँ पर हमें उसके बारे में किसी भी चीज के बारे में पता नहीं है। अनिश्चित है, जैसे थोड़ा पानी दो। अब यहाँ पर थोड़ा पानी की बात करी गई है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि थोड़ा का मतलब कितना हो सकता है। थोड़ा पानी दो, हमें ये पता नहीं है कि कितना पानी चाहिए, है ना। तो ये यहाँ पर क्या है, ये क्या होगा, अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण होगा। अगला जो है वो है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण की बात करें तो ये विशेषण भी लगभग परिणाम बोधक विशेषण की तरह होते हैं, किंतु ये जो विशेषण होते हैं तो ये तब आते हैं जब विशेष के रूप में कोई जातिवाचक संज्ञा होती है। ये भी जो विशेषण होते हैं तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित का मतलब आपको समझ में आ गया, यानी कि पता चल गया इसके बारे में, और अनिश्चित जो संख्यावाचक है तो इसके बारे में भी पता चल गया। निश्चित संख्यावाचक का मतलब यहाँ पर जैसे 20 राक्षस आए थे, इतने लोग आए थे, मतलब 50 लोग आए थे, और जो मतलब जिस चीज के बारे में हमें पता है, निश्चित है जिस चीज के बारे में, तो उसको क्या कहते हैं, उसे निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे 20 राक्षस आए थे। वहीं अनिश्चित संख्यावाचक की बात करें तो जैसे कुछ देवता आए थे, कुछ चीजें रखी थी, कुछ चीजें आई थी, कुछ लोग गए थे, कुछ लोग आए थे, तो ये क्या है, ये अनिश्चित संख्यावाचक है। यानी कि मतलब हमें यहाँ पर जो है कुछ देवता आए थे, इसके बारे में हमें ये तो पता नहीं, ये पता है कि कुछ देवता आए थे, लेकिन ये पता नहीं हमें कि कितने लोग आए थे, कितने देवता आए थे, है ना। तो यहाँ पर क्या है, वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो ये जो हमने बात करी तो विशेषण के बारे में बात करी। विशेषण में हमने देखा कि कौन कौन से भेद होते हैं, 4 भेदों के बारे में हमने बात करी। विशेषण में 4 भेद कौन कौन से हैं, जो पहला है गुणवाचक विशेषण, इसके बारे में हमने देखा। और जो सेकंड है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत हमने 4 उपभेदों के बारे में बात करी। 4 उपभेद कौन कौन से होते हैं, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। और जो थर्ड है वो हमने देखा परिणाम बोधक विशेषण के बारे में। परिणाम बोधक जो विशेषण है तो इसके भी 2 उपभेद होते हैं। 2 उपभेद कौन कौन से, निश्चित परिणाम बोधक और अनिश्चित परिणाम बोधक। फोर्थ जो है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 उपभेद होते हैं। 2 उपभेद कौन कौन से, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब जो हम बात करने वाले हैं विकारी तथा अभिकारी विशेषणों के बारे में।
बेकारी तथा अभिकारी विशेषणों की बात करें तो विशेषण के ये जो हमने 4 प्रकार देखे हैं, तो इन 4 प्रकारों में से जो पहले 2 प्रकार के विशेषण होते हैं, यानी कि पहले जो 2 प्रकार के विशेषण की हमने बात करी, तो वो बेकारी होते हैं, बेकारी विशेषण होते हैं, जबकि अंतिम 2 प्रकार के जो विशेषण है, टोटल हमने बात करी कि 4 विशेषण होते हैं। जो पहले होते हैं, पहले 2 होते हैं वो विकारी होते हैं, और जो अंतिम होते हैं, अंतिम 2 होते हैं, वो क्या होते हैं, वो अभिकारी विशेषण होते हैं। जैसे गुणवाचक और सार्वनामिक विशेषण ये लिंग वचनानुसार परिवर्तित होते हैं, जबकि परिणाम बोधक व संख्यावाचक विशेषण ये परिवर्तित नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने बात करी ये विकारी तथा अभिकारी शब्दों के बारे में बात करी। जैसे हम गुणवाचक, यहाँ पर एक बार थोड़ा सा हम इनके बारे में देख लेते हैं। गुणवाचक और सार्वनामिक विशेषण, इसके बारे में हम बात करते हैं। परिणाम बोधक और संख्यावाचक विशेषण के बारे में जो हमने बात करी कि ये जो विशेषण है गुणवाचक सार्वनामिक विशेषण, ये लिंग वचनानुसार परिवर्तित होते हैं। जैसे लिंग वचनानुसार का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे हम गुणवाचक विशेषण की बात करें, गुणवाचक विशेषण की बात करें तो गुणवाचक विशेषण में जैसे वह बहुत अच्छा है, वह बहुत अच्छा है, वह बहुत अच्छा है, तो यहां पर हमने क्या देखा कि ये जो विशेषण है ये लिंग वचनानुसार परिवर्तित होते हैं। जैसे वह बहुत अच्छा है, तो यहां पर आपको पता होगा कि यहां पर वह बहुत अच्छा है, तो यहां पर क्या होगा, पुल्लिंग, पुल्लिंग, यानी कि यहां पर जो बात करी जा रही है वो किसी फीमेल के बारे, सॉरी, यहां पर जो है किसी मेल के बारे में बात करी जा रही है। और यहां पर कौन सा वचन होगा, एक वचन होगा। यहां पर ये तो नहीं है ना कि वे बहुत अच्छे हैं। अगर ये होता कि वे बहुत अच्छे हैं तो यहां पर क्या होता, बहुवचन हो जाता है ना। तो यहां पर क्या है, ये वह जो है ये एक वचन है, एक वचन है, तो वह बहुत अच्छा है, तो यहां पर क्या होगा, पुल्लिंग और एक वचन। सेकंड जो है, जैसे हम देखें वह कितनी लंबी है, तो यहां पर जो है वह कितनी लंबी है, लंबी है का मतलब किसके बारे में बात हो रही, किसी फीमेल के बारे में बात करी जा रही है, तो स्त्रीलिंग होगा यहाँ पर, जैसे स्त्रीलिंग होगा। और वह की हमने बात करी ना, वह कितनी लंबी है, तो वह क्या है, एक वचन, एक वचन, एक वचन। अगर यहाँ पर देखें वे कितने लंबे हैं, वे कितने लंबे हैं, तो वे यहां पर क्या होगा, वे बहुवचन, बहुवचन। और कितने लंबे हैं, लंबे हैं का मतलब यहाँ पर क्या होगा, किसी पुरुष के बारे में बात करी जा रही है, तो पुल्लिंग होगा, पुल्लिंग होगा, पुल्लिंग बहुवचन होगा। ठीक है, तो ये जो हमने बात करी ये गुणवाचक के बारे में बात करी। और सेकंड जो है वो सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण की बात करें तो वह कितना लंबा है, तो सेम ऐसे ही है जैसे गुणवाचक विशेषण के बारे में हमने बात करी, तो वह कितना लंबा है, तो यहाँ पर हो जाएगा जैसे पुल्लिंग लंबा है, तो यहाँ पर यानी कि किसी मेल के बारे में बात करी जा रही है, वह आया यहाँ पर, तो वह का मतलब क्या है, वह जो है ये एक वचन है। इन सभी के बारे में जो है हम स्कूल टाइम में जो इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं तो उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो जैसे इंग्लिश ग्रामर की जो हम बात करते हैं तो सेम वैसे ही है, इंग्लिश ग्रामर की तरह ही है ये भी। तो जो सार्वनामिक विशेषण है, तो जैसे और हम जो बात करें तो वह कितनी लंबी है, तो यहाँ पर किसी स्त्री के बारे में बात करी जा रही है और वह का मतलब क्या है, एक वचन होगा यहाँ पर। और इसी तरीके से हम बात करें वे कितने लंबे हैं, तो पुल्लिंग होगा और बहुवचन होगा। आगे जो हम देखें ये जो है परिणाम बोधक और संख्यावाचक, परिणाम बोधक और संख्यावाचक। जैसे परिणाम बोधक की बात करें तो राम ने कुछ पानी पिया, राम ने कुछ पानी पिया, सीता ने कुछ लस्सी पी और देवताओं ने कुछ समोसा खाया। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर परिणाम बोधक विशेषण हो जाएगा। संख्यावाचक विशेषण में वही, जैसे एक बच्चा खेल रहा है, यहाँ पर संख्या की बात करी जा रही है, 1 दर्जन बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्ची खेल रही है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर संख्या के बारे में बताया जा रहा है। इन सभी के बारे में जो है गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और परिणामबोधक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण, इनके बारे में हमने डिटेल में बात करी है। ठीक है, अब जो हम देखने वाले हैं क्रिया के बारे में देखने वाले हैं। क्रिया किसे कहते हैं, तो जिस शब्द या पद से किसी काम का करना या होना सूचित किया जाता है, यानी कि जिस शब्द अथवा शब्द समूह से जहां पर हमें यह पता चलता है किसी काम के करने या होने की जहां पर बात करी जाती है, वो क्या है, वो क्रिया है। जैसे यहाँ पर करने या होने का मतलब क्या है कि जैसे खाना, पीना, खेलना, घूमना। जैसे हम किसी के बारे में बात करें कि वह खा रहा है, वह खा रहा है, तो यहाँ पर जो खा है यानी कि क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। तो ये जो खा है, तो ये क्या है, यानी कि खाना खा रहा है, तो ये क्या होगा, ये क्रिया होगी, वो खाना खा रहा है। वह चल रहा है, वह चल रहा है, तो यहाँ पर ये जो चल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्रिया हो जाएगी। जैसे वह पढ़ रहा है, तो पढ़ना जो है यहाँ पर जो पढ़ना है वो क्या है, पढ़ना क्रिया हो जाएगी, पढ़ना क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो क्रिया किसे कहते हैं, जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध किया जाए, वो क्या है, यहाँ पर वो क्रिया है। जैसे देवेश दूध पी रहा है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, पी रहा है, तो पी रहा है जो, वो क्या होगा, वो क्रिया है। अर्चना काम कर रही है, तो कर रही है, तो वो क्या होगा, वहां पर क्रिया होगा, है ना। जैसे वो खेल रहा है, तो खेलना जो है यहाँ पर क्रिया है। वो घूम रहा है, घूमना जो है वो वहां पर क्या है, वो क्रिया है। ये जो क्रिया है, तो क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ये जो अकर्मक क्रिया है, तो जब कोई क्रिया बिना कर्म की अपेक्षा के हो, तो उसे क्या कहते हैं, वो अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें, राम हासा पक्षी उड़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक क्रिया की बात करें तो यहाँ पर जैसे वह क्रिया है जिसके साथ कर्ता ही नहीं कर्म भी विद्यमान होता है। ठीक है, इसके साथ साथ कर्ता ही नहीं कर्म ही विद्वान होता है। जैसे हम उदाहरण की बात करें तो राम ने रावण को मारा। यहाँ पर जो राम है, यहाँ पर जो राम है, वाक्य में कर्ता राम है, और यहाँ पर मारा जो है ये क्या है, ये क्रिया है। यहाँ पर जो कर्म है, कर्म के रूप में रावण है। ठीक है, तो ये जो है राम क्या है, ये कर्ता है, करता है, और रावण जो है ये क्या है, कर्म है, कर्म है। और क्या करा, मारा, मारा, तो यहां पर क्या है, क्रिया है। यहां पर ये क्या है, ये क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर रावण ने राम को मारा, वाक्य में जो कर्ता है, तो कर्ता राम एवं क्रिया जो है वो मारा, और कर्म है रावण। ठीक है, यदि कर्म व्यक्त ना हो तो कर्म की अपेक्षा विद्यमान हो तो भी सकर्मक क्रिया होती है। जैसे राम ने खाया, में जो है खाना जो है, यहाँ पर खाना कर्म की अपेक्षा में विद्यमान है, कर्म की अपेक्षा है यहाँ पर। इसी तरीके से हम बात करें कारक व्यवस्था के बारे में। देखिए जो क्रिया है, तो क्रिया के बारे में जैसे किसी भी काम के करने की बात करी जाए, जैसे देवेश दूध पी रहा है, तो यहाँ पर ऐसे जो है वाक्य आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमको बताना होगा यहाँ पर ये कि कौन सी क्रिया है, यहाँ पर मतलब देवेश है या फिर दूध है या फिर पी रहा है, मतलब क्या काम कर रहा है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब जो कारक व्यवस्था की बात करें, तो कारक व्यवस्था के बारे में जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। कारक व्यवस्था के साथ साथ जो हम बात करेंगे
हिंदी की संवैधानिक स्थिति के बारे में बात करेंगे। इसमें जो है हम राष्ट्रभाषा, राजभाषा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए जो आज का लेक्चर है वो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को बाय बाय, थैंक यू।